वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का RS सर यूट्यूब चैनल पे। और हम आज लाइव आ चुके हैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सिलेक्शन बेच की अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं तो सिलेक्शन बेच का लेक्चर नंबर 4। पहले के 3 लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं। तीनों के तीनों लेक्चर हैं यूनिट एंड डायमेंशन से। और आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे 0 लेवल से। वो होगा आपका स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। एक एक पॉइंट, एक एक कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल विजुअल इफेक्ट के साथ, एक एक इमेज के साथ दिल और दिमाग दोनों में उतार देंगे, परमानेंट कर देंगे। बस एक शर्त है, जो बच्चे एक बार क्लास में आ चुके हैं वो एक बार क्लास को शेयर कर दें, लाइक बटन दबा दें और फटाफट बैठ जाइए अपने दिमाग में, बिल्कुल कंसंट्रेट करके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, परमानेंट करने के लिए फटाफट से। यस सर, स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का टॉपिक। हम यहां पे देखिए सिलेक्शन बेच की जो हमारी क्लास रहेगी, इसमें हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका जो रहेगा सिलेक्शन बेच का क्लास नंबर 4। अगर पहले की 3 क्लास आपने मिस कर दिए तो लिखिए सिलेक्शन बेच 2020 बाय RS सर। तीनों क्लास की कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यूनिट एंड डायमेंशन टॉपिक फिनिश हो गया है। नोट्स वगैरह आपने बाद में बना लिए होंगे, क्लास के दौरान नोट्स मत बनाना। और उसका प्रैक्टिस शाम को 6 बजे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे हम करने वाले हैं। तो शाम को 6 बजे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, फ्री प्लेटफॉर्म पे स्पेशल क्लास में यूनिट एंड डायमेंशन का प्रैक्टिस होगा। जिन बच्चों ने मुझे फॉलो नहीं किया है, लिंक में ये जो आपका डिस्क्रिप्शन उसमें लिंक दिया है अनअकैडमी का, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें और फॉलो कर लें। फिर आते हैं शाम को 6 बजे प्रैक्टिस करने। आज हम बात करने वाले हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज पार्ट 1। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट होने वाले हैं। तो तैयार है सभी सोल्जर? एक बार कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे जय हिंद लिख दें और फिर मैं चलता हूं आगे फटाफट से। यहां पर वेक्टर एडिशन की बात कर रहे हैं, यहां पर आपका प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, किस प्रकार से आपका क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहां पर आपका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। और उसमें आपके जो नोट्स की कहानी है, जो नोट्स बनाने की बात हो रही है, वो आपको अभी क्लास को पूरा फोकस, पूरा का पूरा फोकस आपका स्क्रीन पे होना चाहिए। नोट्स वगैरह जब क्लास सेव हो जाए तो आराम से आप बैठ के फास्ट फॉरवर्ड करके जल्दी जल्दी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि वेक्टर होता क्या है, यानी स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज की कहानी क्या है। रेडी है सबके सब? सभी बच्चों ने कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिख दिया है एक डबल जोश के साथ। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं भैया, अगर अपन वेक्टर किसी क्वांटिटी को बोलते हैं तो भाई उसके पीछे की एक टेल होती है और आगे की ओर एक हेड होता है। ठीक है, यानी सिर होता है, पीछे एक पूंछ होती है। और ये जो इसकी लंबाई होती है ये इसका बताता है मैग्नीट्यूड। और ये जो एरो आगे लगा हुआ है वो एरो बताता है इसका डायरेक्शन। किसी भी क्वांटिटी के साथ अगर ये प्रॉपर्टी में अप्लाई करते हैं तो जितनी बड़ी उसकी लाइन होगी उसका मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा होगा। और जिस साइड में ये आपका एरो होगा ये उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। यही चीज मैंने यहां पे लिखी है। ये आपका इसका टेल हो गया, ये इसका हेड हो गया, ये डायरेक्शन होगी इसकी। और ये जो इसकी लंबाई है आप देख पा रहे होंगे, ये जो इसकी लंबाई है ये इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। तो ये बिल्कुल आपका अंडरस्टैंडिंग है, बिल्कुल बेसिक समझने की बात है। अभी चलते हैं आगे नोट्स में क्या लिखना है। तो उसके लिए देखिए पहला पॉइंट मैंने यहां पे नोट किया है। आपको नोट्स में क्या नोट करना है इसके रिगार्डिंग मैं यहां पे बात करता हूं। वो देखिए, वह भौतिक राशि जिसका मैग्नीट्यूड, जिसका मापांक और दिशा यानी डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो और साथ में ट्रायंगल लो यानी त्रिभुज नियम को फॉलो करें तो उसे सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। यानी अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें ये 3 प्रॉपर्टी कूट कूट के भरी होनी चाहिए। नंबर 1 उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए, नंबर 2 उसका डायरेक्शन होना चाहिए, लेकिन तीसरी प्रॉपर्टी भी बहुत ज्यादा जरूरी है और वो है उसका वेक्टर लो, जो आपका एडिशन का है प्रॉपर्टी है वेक्टर लो की, सॉरी ट्रायंगल लो की, वो प्रॉपर्टी उसको फॉलो करनी होगी। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी वो फॉलो करता है क्वांटिटी तो भैया वो आपकी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। जैन सर नमस्ते नमस्ते, पूरा फोकस कर रहे हैं क्लास पे, फालतू कमेंट ना करें। जब पूछूं, अभी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, जब पूछूं तो जवाब दीजिएगा, मजा आएगा। ठीक है, यस। तो यहां पे यही चीज मैंने नीचे लिखी है। एग्जांपल देखिए, यहां पे एग्जांपल आपका फोर्स आ गया, यहां पे लीनियर मोमेंटम रेखीय संवेग आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया। यानी द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड
एंड डायरेक्शन एंड सबसे इंपॉर्टेंट विच कैन बी एडेड अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल रूल। ट्राइंगल रूल के अकॉर्डिंग उसको ऐड किया जा सके इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। एग्जांपल आपका फोर्स, लीनियर मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी हमने पता कर ली है। अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो ये तीनों प्रॉपर्टी उसके अंदर होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और आपका ट्राइंगल लॉ एडिशन का है वो आपका फॉलो करें। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं, नंबर 2। और नंबर 2 आपकी प्रॉपर्टी क्या है कि यदि किसी भौतिक राशि में मापांक एवं दिशा दोनों है लेकिन त्रिभुज के नियम का पालन नहीं करती है। क्या बात है भाई, जबरदस्त है, जबरदस्त कॉन्सेप्ट। पहली बात तो अपन यही रख सकते हैं दिमाग में कि केवल और केवल मैग्नीट्यूड हो तो वह स्केलर क्वांटिटी है, वह अदिश राशि है। लेकिन इसमें एक नेक्स्ट लेवल भी आता है और वो नेक्स्ट लेवल क्या है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन वो आपका ट्राइंगल लॉ जो है एडिशन का उसको फॉलो नहीं करती है, देन उसको भी स्केलर क्वांटिटी में रखा जाएगा। और एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल इसका आपकी स्क्रीन पर है जो मैं आपको शो करने वाला हूं। वह भौतिक राशि जिसमें मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, बट वह ट्राइंगल लो को फॉलो नहीं करती है, उसे सदिश राशि नहीं कहा जा सकता। जैसे इलेक्ट्रिक करंट, दिमाग में आ रहा है, इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा जिसके अलोंग हम यहां पे बात कर रहे हैं। अगर किसी तार में विद्युत धारा बह रही है, यानी अगर किसी सर्किट में, किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो उसका मान भी होगा यानी मैग्नीट्यूड भी होगा, उसकी डायरेक्शन भी होगी यानी दिशा भी होगी और उसका मैग्नीट्यूड भी होगा। बट यहां पे नोट करना, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन आपका वो फॉलो नहीं करती है, इसीलिए यहां पे इलेक्ट्रिक करंट को स्केलर क्वांटिटी माना जाता है, सदिश नहीं माना जाता, उसको अदिश माना जाता है। मेरे हिसाब से ये प्रॉपर्टी सभी बच्चों की क्लियर हो गई होगी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैग्नीट्यूड है तो भी स्केलर है, लेकिन मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है और उसके बाद में अगर वो फॉलो नहीं करती है ट्राइंगल लॉ एडिशन का तो उस कंडीशन में उसको भी स्केलर माना जाएगा। और इसका बेस्ट एग्जांपल है इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। सेम चीज मैंने यहां पे नीचे आपके लिए नोट करके रखी हुई है। अब बात करते हैं भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका, वेरियस टाइप ऑफ वेक्टर्स। अगर वेक्टर पढ़ना है तो उसका पूरा का पूरा बायोडाटा, पूरा डिटेल, पूरी की पूरी उसकी जो फैमिली है, उसका बैकग्राउंड, एक एक बच्चे का नाम हमें पता होना चाहिए। और उसी सीरीज में जो आपका सदिशों के विभिन्न प्रकार है, वेरियस टाइप ऑफ वेक्टर है, उसमें जो सबसे पहले हम देखने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट आपका पोलर वेक्टर यानी ध्रुवीय सदिश। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है बेटा? मजा आ रहा है बेटा? डाउट क्लियर हो रहा है? बिल्कुल फोकस करेंगे। फोर्स कैसी राशि है बेटा? फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। अभी बात करूंगा मैं, अभी बात करूंगा, 1 सेकंड, थोड़ा सा पेशेंस रखे, थोड़ा सा पेशेंस रखे, थोड़ा सा पेशेंस रखे, बात करूंगा मैं पॉइंट पे 1 बाय 1, बस थोड़ा सा पेशेंस रखे, मजा आ जाएगा, टेंशन ना लो आप। ठीक है, मैं बात करूंगा। देखिए, तो सबसे पहले आता आपका पोलर वेक्टर, सबसे पहले आता आपका ध्रुवीय सदिश। क्लियर हो रहा है ना कॉन्सेप्ट? यस 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 यस, ओके ओके। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या है भाई? स्टार्ट हुआ है, अभी एबीसीडी सीख रहे हैं। अरे पहले टेबल पे चले गए, रुक जाओ, पेशेंस रखो भाई, सब कराऊंगा आज ही की क्लास में, बस सब्र रखो, कमेंट में अपना टाइम वेस्ट ना करो, पूरा फोकस क्लास पे करिए जो आपको दिया जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं पोलर वेक्टर यानी ध्रुवीय सदिश। ये पोलर वेक्टर होता क्या है भाई? देखिए, सबसे पहले नोट करने वाली बात, वह वेक्टर, वह सदिश जिसका स्टार्टिंग पॉइंट यानी प्रारंभिक बिंदु होता है, यानी जिसका स्टार्ट होता है कि कहां से उसको स्टार्ट किया, लाइक डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन कहां से स्टार्ट हुआ, जहां से स्टार्ट होता है वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट का, विस्थापन का। नंबर 1, या वह वेक्टर, वह सदिश जिसका कार्यकारी बिंदु हो यानी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, यानी ऐसा वेक्टर जिसको अपन पोलर वेक्टर बोल सकते हैं, जिसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो यानी जिसका कार्यकारी बिंदु, फॉर एग्जांपल के लिए फोर्स है, वह पोलर वेक्टर यानी ध्रुवीय सदिश कहलाता है। वेक्टर हैविंग स्टार्टिंग पॉइंट एज इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं यहां पे बात करता हूं, ठीक है, और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एज इन केस ऑफ फोर्स ऑफ पोलर वेक्टर। एक बार बात करना सर, बोल दो उनको, क्लास ले रहे हैं। हाँ, तो वेक्टर हैविंग स्टार्टिंग पॉइंट एज इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन,
ठीक है। एज केस ऑफ फोर्स आर पोलर वेक्टर। सर जी डायग्राम दिख रहा है हमें, डायग्राम देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट और अपन पॉइंट बी पे बात करते हैं फाइनल पॉइंट, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट फाइनल पॉइंट, यहां से स्टार्ट हो रहा है पॉइंट है, और 11:40 में बात करता हूं, तो अभी आ नहीं सकता ना मैं क्लास में हूं। स्टार्टिंग पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है, और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है जिसके रिगार्डिंग मैं यहां पे बात कर रहा हूं, और ये एंगल यहां पे बनाया जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मैं आपको डायग्राम से ही चीज क्लियर करता हूं। सबसे पहले मुझे बताइए, ये आपका पॉइंट ए नजर आ रहा है आपको, और ये पॉइंट आपका बी नजर आ रहा है जिसके रिगार्डिंग मैं बात कर रहा हूं। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और वहां से ये आपका डिस्टेंस है, बट ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। क्या डिस्प्लेसमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट है, यस और नो? तो क्या मैं इसको पोलर वेक्टर बोल सकता हूं? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डायरेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, यानी इनिशियल पॉइंट आपका पॉइंट ए एंड फाइनल पॉइंट आपका बी, तो उसकी सीधी जो दूरी है वही हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। उसी को हम विस्थापन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट इज ए पोलर वेक्टर। एग्री भैया? डिस्प्लेसमेंट इज ए पोलर वेक्टर। उससे आगे चलते हैं नंबर 2 अपन बात कर रहे थे फोर्स की, यानी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की, यानी बल कहां पे लगाया जा रहा है उस पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के अलोंग अगर अपन यहां पे बात करते हैं तो जरा समझिए, मैं यहां पे इस पे बल लगा रहा हूं, मेरे पास एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट है जिसपे मैं यहां से फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, ये मेरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है जहां से आप इसको देख पा रहे हो। मैं इस पे यहां पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, लगातार बल लगा रहा हूं, 10 न्यूटन का फोर्स मैंने लगाया। ये 10 न्यूटन इसका क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, यानी 10 न्यूटन का बल उस पे लग रहा है, परिमाण उस पे लग रहा है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं डायरेक्शन की, तो भाई मेरे इसमें डायरेक्शन भी है। इसका मतलब फोर्स एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। ये सदिश में भी कौन सा, पोलर वेक्टर है। ये यहां पे स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां पे हमने लगाया, इसका ये मैग्नीट्यूड है। ये जो लाइन आपको नजर आ रही है, ये जो लेंथ आपको नजर आ रही है, ये इसका मैग्नीट्यूड। देखो आप, एरो जितना बड़ा होगा मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा होगा, और ये इसका डायरेक्शन इस दिशा में, ये आगे की ओर बढ़ेगा। परिमाण यहां पे 10 न्यूटन का लगेगा। तो अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, जैसा कि मैंने बताया, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, यानी जिसको अपन कह सकते हैं कार्यकारी बिंदु। और अगर कार्यकारी बिंदु है उस कंडीशन में, तो उस कंडीशन में वह एग्जांपल हो जाएगा हमारा फोर्स, जिसको अपन पोलर वेक्टर कहते हैं। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं बचेगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, लव यू ऑल। अगर यार क्लास को ज्वाइन कर चुके हैं, लाइक नहीं दबाया, लाइक दबा दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये क्लासें आपको यूं ही जहर उगलती हुई डेली का डेली मिलेगी आपको, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर देना, तुरंत क्लास का नोटिफिकेशन आ जाएगा। और शाम को 6 बजे करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन की कॉन्सेप्ट क्लियर, तो प्रैक्टिस होगी शाम को 6 बजे अनअकैडमी के फ्री प्लेटफॉर्म पे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके फॉलो कर लेना, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना। उसके बाद में बात करते हैं, आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा नंबर 2, अक्षीय वेक्टर, यानी अक्षीय सदिश। क्या बात कर रहे हो सर? यस, ये अक्षीय वेक्टर क्या है, ये अक्षीय सदिश क्या है, दाएं हाथ के पेच नियम के अनुसार। और ये सर, ये पेच नियम है क्या चीज, ये देखिए, ये मैं इस पेच को ये लगा के यूं घुमा रहा हूं इसको, तो जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है ये इसके घुमाने की दिशा, ये आगे उसकी डायरेक्शन, ठीक है। तो दाएं हाथ के पेच के नियम के अनुसार वह सदिश जो कि घूर्णन प्रभाव देते हैं, सदैव घूर्णन अक्ष के अनुदिश होते हैं, अक्षीय सदिश कहलाते हैं। घूर्णन अक्ष के अनुदिश, यानी वो वेक्टर जिनका डायरेक्शन रोटेशन ऑफ एक्सिस के अलोंग होता है। वेक्टर रिप्रेजेंटिंग रोटेशनल इफेक्ट से एंड आर ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन अकॉर्डिंग विथ राइट हैंड स्क्रू रूल आर एक्सल वेक्टर्स। उनको अक्षीय सदिश कह देंगे, जो अक्ष की दिशा में उनकी जिनकी डायरेक्शन है वह अक्षीय सदिश कहलाएंगे, ठीक है। एग्जांपल मैं यहां पे ले रहा हूं, सारी कहानी एग्जांपल की है, एग्जांपल से ही क्लियर होगा। सारी कहानी एग्जांपल की है, पूरा डाउट एग्जांपल से क्लियर होगा। चलिए देखते हैं यहां पे सबसे अहम सवाल आपका, पहला एग्जांपल मैंने यहां पे लिया है आपका, वो है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कोणीय विस्थापन, जिसको मैंने लिखा थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, राइट हैंड थंब रूल से भी निकाल सकते हैं, स्क्रू रूल से भी निकाल सकते हैं। तो ये आपका एक अक्षीय वेक्टर है, अक्षीय सदिश है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। अब आता है आपका एंगुलर वेलोसिटी, ये आपका दूसरा एग्जांपल है। एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग ओमेगा। यहां पे डायग्राम आप देख पा रहे होंगे,
ये एक सर्कुलर मोशन हो रहा है और ये इसका रेडियस है r और यहां पे इसका टेंजेंशियल लीनियर वेलोसिटी आपका v वेक्टर है। तो भैया अगर अपन बात करते हैं ओमेगा v वेक्टर क्रॉस r वेक्टर या v इक्वल टू ओमेगा r, आपको पता है ये सबको फॉर्मूला v इक्वल टू ओमेगा r, तो यहां पे ओमेगा वेक्टर और आर वेक्टर की फॉर्म लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट में ओमेगा वेक्टर आर वेक्टर। तो यहां पे जो कहानी निकल के आती है, ओमेगा जो आता है वो अक्ष की दिशा में आता है। जैसे मान लो अक्ष ऊपर की ओर है, इधर से घूम रहे हैं, अगर इधर से घूमेंगे तो अक्ष कहां आ जाएगा, नीचे। यहां पे समझ में नहीं आएगा, यहां पे इसकी अक्ष की कहानी पूरी समझाऊंगा, यहां से आपके समझ में आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग एक स्केलर एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर में भी अक्षीय वेक्टर है, अक्षीय सदिश है। याद रखिएगा, बहुत काम की चीज है। जब सर्कुलर मोशन पढ़ाऊंगा ना तो खेल इन्हीं के पीछे चलेगा, तो जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना, बिल्कुल आराम से समझने की कोशिश करना, ठीक है बेटा। यस सर, थैंक यू। उसके बाद में देखिए आगे चलते हैं, ये आपका कॉन्सेप्ट आता है नंबर 2 और ये आता है पॉइंट नंबर आपके 3 पे, एंगुलर एक्सेलरेशन, कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण का तो मैंने एग्जांपल नहीं लिया, जो कोणीय वेलोसिटी आएगा उसी तरीके से अपने एंगुलर एक्सेलरेशन को समझ सकते हैं, कोणीय त्वरण को समझ सकते हैं। लेकिन मैंने आगे आपका पॉइंट नंबर 4 का एग्जांपल लिया है, टॉर्क, यानी आपका बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का कॉन्सेप्ट आपका यहां पे क्लियर होगा। देखिए जरा, अगर मैं यहां पे टो, इसको मैं थोड़ा वेक्टर फॉर्म में लिख देता हूं एक बार। ये देखिए, ये आपका टो वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर है। तो बेटा अगर मैं इस बल आघूर्ण की फॉर्मूले की बात करता हूं तो ये फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर होगा, टो वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, जिसके रिगार्डिंग मैं यहां पे बात कर रहा हूं। अगर मैं इससे देखो आर वेक्टर क्रॉस एफ, तो यहां पे देखो अगर मैं उधर से इधर जा रहा हूं तो ये एक्स कहां पे, ऊपर। अभी देखना वापस, ये एक्स कहां पे आ गया, नीचे। देखो उधर से ये आया, ये एक्स ऊपर की तरफ, ठीक है। अब इधर से वापस उधर जा रहा हूं तो ये एक्स कहां पे गया, नीचे। देखना एक बार फिर से, ये ऊपर, उधर से इधर आ रहे हैं, अब इधर से उधर जाएंगे, ये देखो अक्ष कहां आ गया, नीचे। तो सेम प्रोसेस आपका चलता है, ये आपका आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर ऊपर की तरफ और ये आपका उलट देंगे तो ये आपका उलट के अक्ष नीचे की तरफ चला जाएगा। सेम फॉर्मूला आपको मिल जाएगा यहां पे, एंगुलर आपका मोमेंटम, कोणीय संवेग एल वेक्टर इक्वल टू, इसके ऊपर भी वेक्टर लगाया जा सकता है, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर की फॉर्म में। ये एंगुलर वेक्टर आपका एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग का कॉन्सेप्ट भी यहीं से निकल के आता है। इन सब का ऑपरेशन करेंगे जब आगे के हम क्लास रोटेशनल मोशन वगैरह पढ़ेंगे, तो वहां पे इनको कहानी को बहुत ज्यादा डेप्थ में क्लियर कर लेंगे। यहां से सभी का क्लियर है बेटा, यहां से क्लियर है बेटा, क्लियर है बेटा यहां से, ओके। आगे चले, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कुछ अन्य प्रकार के सदिश, यानी सम अदर टाइप्स ऑफ वेक्टर, और उसमें सबसे अहम सवाल मैं यहां पे बात करूंगा, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होता है भाई? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ही जीरो हो, यानी जिसका परिमाण ही जीरो हो, वही आपका जीरो वेक्टर है। यानी शून्य मापांक वाले सदिश को, जीरो मैग्नेट वाले मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर को यहां पे जीरो वेक्टर कहेंगे, या वो जीरो वेक्टर कहलाएगा। तो देखो, शून्य मापांक वाले सदिश को शून्य सदिश कहते हैं जिसकी दिशा अनिश्चित होती है। आप मुझे ये बताइए, ये एक आपका वेक्टर है, तो एक वेक्टर का डायरेक्शन होगा, जैसे इसका डायरेक्शन है, ये आपका वेक्टर है। बट अगर मैं बात करता हूं जीरो वेक्टर का, जब मैग्नीट्यूड ही नहीं है, क्योंकि मैंने अभी बताया ये जो लाइन की लंबाई होती है, ये जो लाइन की लंबाई होती है, यही उसका मैग्नीट्यूड होता है। अब भाई इसका मैग्नीट्यूड नहीं है मतलब ये लाइन नहीं है, लाइन नहीं है मतलब एक पॉइंट है, और ये पॉइंट आपको यहां पे नजर आ रहा होगा, और इसी को मैंने क्या बोला है, जीरो वेक्टर बोला है। यानी इसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है, इसकी डायरेक्शन किधर भी हो सकती है। जब मैग्नीट्यूड नहीं है तो हम इसको किस तरफ दिखाएं, नहीं दिखा सकते, और इसीलिए इसको जीरो वेक्टर कहा जाता है। अब आप कहोगे सर जीरो वेक्टर लिखा कैसे जाता है? जैसे मैंने कहा ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो बराबर में क्या लिखूंगा, जीरो? नहीं, मुझे लिखना चाहिए यहां पे क्या, जीरो वेक्टर, क्योंकि जीरो तो उसका मैग्नीट्यूड है। मैं उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखूंगा, जीरो वेक्टर। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये कब पॉसिबल है? जब ए वेक्टर किसके बराबर है, बी वेक्टर के बराबर है। अगर ए वेक्टर बी वेक्टर के बराबर है तो इसका अंतर जीरो आएगा, जिसको हम जीरो वेक्टर बोल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जीरो वेक्टर का आपका कॉन्सेप्ट आपका यहां से क्लियर हो गया होगा। बेसिक लेवल पे पहला पॉइंट आपका
दूसरा पॉइंट आपका आ रहा है सामान्य सदिश यानी प्रॉपर वेक्टर। अशून्य मापांक वाले सदिश को सामान्य सदिश कहते हैं। कोई भी सदिश, ये आपका जनरल वेक्टर जिसको अपन कह सकते हैं नॉर्मल वेक्टर हो गया आपका, जिसका मैग्नीट्यूड 0 नहीं है, वो जनरल वेक्टर कोई भी कह दिया उसको, इसका कोई विशेष खास कहानी नहीं है। वेक्टर विथ नॉन जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड प्रॉपर वेक्टर, ठीक है। यस, अभी चलते आगे एक बहुत ही अहम सवाल पे। यहां से बेटा राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट के क्वेश्चन बनेंगे, राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट के क्वेश्चन बनेंगे। ये सिलेक्शन बैच की जो क्लासें आपकी चल रही है, ये मिशन लंबा है, लेकिन जब ये प्लेलिस्ट पूरी तैयार हो जाएगी तो पूरी यूट्यूब पे आग लगाएगी। और वैसे भी जब भी सिलेक्शन बैच डालोगे तो ऊपर ही ऊपर सर का वीडियो नजर आएगा आपको, यानी शुरुआत तो हो चुकी है, बस अब इसको आगे तक लेके जाना है। तो यहां पे अपन बात कर रहे हैं समान सदिश यानी लाइक वेक्टर। तो इसको जरा ध्यान से दीजिएगा, दो या अधिक, दो भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, ऐसे वेक्टर सदिश जिनकी दिशा समान हो, जिनका डायरेक्शन सेम हो, इक्वल वेक्टर कहलाते हैं, सॉरी आपका लाइक वेक्टर कहलाते हैं, समान सदिश कहलाते हैं। ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, आपको दोनों वेक्टर नजर आ रहे होंगे। ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर है, इसका मतलब ये लाइक वेक्टर है। मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, मैं दिशा की बात कर रहा हूं। क्लियर बेटा? यस, मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, मैं दिशा की बात कर रहा हूं। ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर, आपका डायरेक्शन आ गया, यानी टू और मोर वेक्टर इज आर कॉल्ड लाइक वेक्टर्स इफ देयर supports are same and parallel and are in the same sense, यानी समान डायरेक्शन में। बात वही निकल के आ रही है, मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा, लेकिन अपने यहाँ पे बात डायरेक्शन की करेंगे। लाइक वेक्टर एक जैसे सदिश दिखेंगे दोनों के दोनों, लेकिन नंबर 4 पे अगर मैं यहां पे बात करूंगा, ऑप्शन आपका डी, असमान सदिश अनलाइक वेक्टर, दो या उससे अधिक सदिश यदि एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो तो इसे असमान सदिश बोलेंगे। यहां पे अपन बात नहीं कर रहे हैं असमान सदिश के लिए डायरेक्शन की, डायरेक्शन आपका अपोजिट होगा। ये आपका इक्वल वेक्टर का डायग्राम आपको दिख रहा है, इक्वल वेक्टर हैव सेम डायरेक्शन एंड लेंथ है। ये आपका मान लो ए वेक्टर है, ये आपका ए वेक्टर लिख दिया, और ये आपका बी वेक्टर है, तो यहां पे ये ई वेक्टर ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर, ये आपके लाइक वेक्टर है। बट नंबर 2 अगर मैं यहां पे बात करता हूं, नंबर 2 में देखिए वेक्टर में हैव, देखिए अनइक्वल हो सकते हैं बिकॉज ऑफ दे हैव डिफरेंट डायरेक्शन, दे हैव डिफरेंट डायरेक्शन एंड डिफरेंट लेंथ, यानी डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड बोथ, दोनों भी हो सकते हैं। डायरेक्शन डिफरेंट हो सकती है, मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है। डायग्राम में देखिए ये क्या है बेटा, देखो डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड भी यहां पे अलग है। यहां पे डायरेक्शन तो सेम है लेकिन ये छोटा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, तो मैग्नीट्यूड अलग हो गया, डायरेक्शन सेम है, ठीक है। नंबर 1, ये नंबर 1 आपका, और ये नंबर 2 इधर आ जाइए, ये देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है, ये नंबर 2 है। और ये नंबर 3 आपको यहां पे देखने को मिलेगा, डायरेक्शन भी डिफरेंट है और मैग्नीट्यूड भी डिफरेंस है, दोनों अलग अलग है। ये चीज आपको यहां पे दिख रही होगी, यानी डायरेक्शन भी अलग है और मैग्नीट्यूड भी अलग है। ये आपका अनइक्वल अनलाइक आपका वेक्टर नंबर 4 पे आपने यहां पे क्लियर किया है। सेम कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर यहां से करवा दिया है। थैंक यू सो मच। यस 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 यस, देखो आगे बात करते हैं। आगे आपका नंबर 5 वेक्टर क्या आता है। नंबर 5 वेक्टर देखिए, तुल्य सदिश इक्वल वेक्टर, यदि 2 या 2 से अधिक सदिश दिशा व मान समान हो तो ऐसा सदिश को तुल्य सदिश कहते हैं। बेटा देखो लाइक वेक्टर में डायरेक्शन की हम बात कर रहे थे, मैग्नीट्यूड की भी बात कर ली जाती है, यानी लाइक वेक्टर में और आपके इक्वल वेक्टर में डिफरेंस बहुत बड़ा नहीं है, कह सकते हैं कि दोनों एक ही है, ठीक है। यस, तो यहां पे 2 या 2 से अधिक सदिश अगर डायरेक्शन और अगर मान मतलब मैग्नीट्यूड, ठीक है, अगर सेम रखते हैं तो इक्वल वेक्टर होंगे। यहां पे सीधा सा यहां पे बात है, कॉन्सेप्ट आपका डायग्राम आप देख सकते हैं, दीज वेक्टर आर इक्वल, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड देखिए आप और दोनों की डायरेक्शन देखिए, इक्वल वेक्टर है आपका, समान सदिश है, ठीक है, तुल्य सदिश है। उसके बाद में नंबर 6 पे आता है सहरेखीय सदिश, बहुत ही बढ़िया, कोलिनियर वेक्टर, यानी 2 या 2 से अधिक सदिश सहरेखीय सदिश कोलिनियर वेक्टर कहलाएंगे यदि वो एक दूसरे के समांतर हो। एक दूसरे के अगर पैरेलल हैं उनको कोलिनियर वेक्टर कह सकते हैं, उनको आपका सदिश कह देंगे कोलिनियर वेक्टर, सहरेखीय सदिश कह देंगे। एक ही लाइन पे एक ही दिशा में अगर वो है, एक दूसरे के पैरेलल है तो आपका कोलिनियर वेक्टर कहलाएंगे, यानी सहरेखीय सदिश कहलाएंगे। और उसके बाद में आगे बात करते हैं हम
कोप्लेनर वेक्टर यानी समतलीय सदिश। यस सर, एक बार कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिख दीजिए जोश के साथ फटाफट सभी बच्चे। और जिसने लाइक करना भूल गया ना, लाइक बटन जरूर दबा दे, क्योंकि वही हमारा चार्ज करने का एक इंजेक्शन है जो हमें चार्ज करेगा, और शायद आपको भी। ठीक है, यहां पे बात करते हैं समतलीय सदिश, कोप्लेनर वेक्टर। समतलीय सदिश क्या होते हैं? जो एक तल में होते हैं, एक प्लेन में होते हैं, एक समतल में होते हैं। जो भी वेक्टर है वो कोप्लेनर वेक्टर कहलाएंगे, समतलीय सदिश कहलाएंगे। अगर अपन यहां पे बात करते हैं 3 या उससे अधिक, ठीक है, समतलीय सदिश कहलाते हैं यदि एक ही तल में होते हैं या उसके समांतर होते हैं। एक ही तल में होते हैं या उसके समांतर होते हैं, यही कॉन्सेप्ट यहां पे दिया है। 3 or more vector is called coplanar vector if they lie in the same plane। एक ही प्लेन में रहते हैं और are they parallel to the same plane। यहां पे देखिए सिंपल सा लॉजिक है, ए वेक्टर, ये आपका बी वेक्टर, ये आपका सी वेक्टर, ये आपका डी वेक्टर, सभी के कलर अलग अलग हैं। देखिए एक ही तल में, इसका मैग्नीट्यूड का कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये प्लेन में है, एक तल में है, ये कोप्लेनर वेक्टर कहलाते हैं, ये समतलीय सदिश कहलाते हैं। ओके बेटा, यस सर, जय हिंद जय हिंद जय हिंद, शाबाश बेटा। एंजॉय कर रहे हो अगर क्लास को तो जरूर बताइएगा, क्योंकि जोश तभी मेंटेन होता है कि मजा आ रहा है। एक एक पॉइंट बारीकी से क्लियर करेंगे, क्योंकि मैंने कहा था कि कुछ डेप्थ से सीखना पड़ेगा, तो मेहनत करनी पड़ेगी 0 लेवल से। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद में अगला वेक्टर आता है बेटा आपका नेगेटिव वेक्टर यानी ऋणात्मक सदिश। नेगेटिव वेक्टर यानी ऋणात्मक सदिश का क्या कॉन्सेप्ट है वो समझिए। यदि सदिश का दिए गए सदिश के समान मैग्नीट्यूड है, सेम मैग्नीट्यूड है, लेकिन उसका डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अगर अपोजिट है, तो वह हमारा नेगेटिव वेक्टर कहलाएगा। एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं, देखिए ए वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड as that of the given vector but directed in the opposite sense is called the negative of the given vector है। ये बेटा आपको वेक्टर नजर आ रहा है, ए वेक्टर है, और अगर इस वेक्टर को मैं बी वेक्टर लिखता हूं और अगर इसका मैग्नीट्यूड देख पा रहे होंगे आप, मैग्नीट्यूड इक्वल है, मैग्नीट्यूड इक्वल है दोनों का, लंबाई बराबर है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन की बात करें तो भैया डायरेक्शन अपोजिट है। तो इस बी वेक्टर को अगर मुझे लिखना है तो इस ए वेक्टर के आगे क्या लगाना पड़ेगा? माइनस लगाना पड़ेगा, और यही हो जाएगा हमारा नेगेटिव वेक्टर। समझ में आई होगी कहानी आपके। यानी ये कह सकते हैं कि एक वेक्टर का अगर कोई नेगेटिव वेक्टर हो तो उन दोनों का टोटल 0 हो जाएगा। कैसे? ये ए वेक्टर इधर आके किसका हो जाएगा? प्लस का। यानी अपन ये कह सकते हैं कि ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर बराबर क्या हो गया? 0। ये कहानी बन जाएगी जिसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे बातें कर रहे हैं। क्लियर है बेटा? यस, ओके। तो ये नेगेटिव वेक्टर की कहानी भी आपकी क्लियर हो जाएगी, नोट्स में इसको डाल दीजिएगा। अब आता है आपका इकाई सदिश यूनिट वेक्टर। ओहो, यूनिट वेक्टर इकाई सदिश क्या है भाई? जिसका मैग्नीट्यूड इकाई हो, यूनिट हो, जिसका परिमाण इकाई हो। लेकिन भैया बहुत बड़ी काम की चीज है, अगर किसी वेक्टर के साथ इसको लगा देते हैं तो भैया ये उसकी डायरेक्शन को डिसाइड कर देता है। यानी जिस वेक्टर के साथ लग गया उसके तो बढ़िया वाली लाइफ बन जाएगी। यानी जिस भी वेक्टर के साथ यूनिट वेक्टर लगाया तो ये उसकी डायरेक्शन बता देगा। इसका मैग्नीट्यूड इकाई होता है, यूनिट होता है। इसका एक डेफिनेशन और है, वो क्या डेफिनेशन है कि यदि किसी वेक्टर में, जैसे मान लो आपका इकाई सदिश बनाना है तो इसको एक कैप से लिखेंगे, तो यदि किसी सदिश में उसी सदिश के परिमाण का अगर भाग लगा दिया जाए तो हमें एकांक सदिश प्राप्त होता है, यूनिट वेक्टर प्राप्त होता है। यानी किसी सदिश में उसी सदिश के मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिल जाता है यूनिट वेक्टर, हमें मिल जाता है इकाई सदिश जिसका परिमाण इकाई होता है, एकांक होता है। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, सदिश जिसका मापांक इकाई होता है तथा दिशा मूल सदिश के समान होती है, उसे दिए गए सदिश की दिशा में इकाई सदिश कहते हैं। यह इकाई सदिश कहलाता है। इस दिशा में इकाई सदिश, जैसे यहां पे अपने एक फॉर्मूला लिखा है, ए के बराबर ए अपॉन मोड ए, इसको मैंने मोड बोला है, यही फॉर्मूला यहां पे नीचे लिखा है। ए वेक्टर विद द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए इज, ये देखिए इसका फॉर्मूला मैंने यहां पे नीचे लिखा हुआ है। लेकिन एकांक सदिश के और भी कई लोग हैं, उस फैमिली में कई लोग हैं। आई के एक्स एक्स डायरेक्शन में, जे के वाई एक्स डायरेक्शन में,
और के जेड एक्स डायरेक्शन में। और उसी पर्पज से मैंने एक डायग्राम यहाँ पे बनाया है। ये आपका एक्स एक्स आ जाएगा बेटा, ये आपका वाई एक्स आ जाएगा और ये आपका जेड एक्स आ जाएगा। ये आपका एक्स एक्स की डायरेक्शन में आपका यहाँ पे आई केप है, ये वाई एक्स की डायरेक्शन में जे केप है और ये जेड एक्स की डायरेक्शन में के केप है। और ये घूमने का डायरेक्शन आई, देखो बेटा ये रोटेशन आपको नजर आ रहा है, ये हमारा घूमने का डायरेक्शन है आई जे के। ये आपका एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्स की डायरेक्शन में ये आपके यूनिट है, इकाई सदिश है, यूनिट वेक्टर है। ठीक है बेटा, यस, शाबाश, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो फटाफट से एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है, मैं एक घुट पानी पी लेता हूं, जब तक फटाफट इसका आंसर दीजिए जल्दी से। जल्दी से आंसर दे दीजिए बेटा फटाफट से। निम्न में से किसके लिए परिणामी सदिश शून्य होगा? किसके लिए परिणामी सदिश शून्य होगा? जल्दी बताइए। कैन द रिजल्टेंट बी जीरो इन केस ऑफ, पहला केस, दूसरा केस, दो असमान सदिशों का रिजल्टेंट जीरो हो सकता है। जल्दी बताइए, शाबाश, जल्दी बताइए बेटा, तीनों के लिए बताना है। यस यस यस, नो नो नो, यस नो यस नो, जो भी आता है। ए के लिए यस या नो, बी के लिए यस या नो, सी के लिए यस या नो। यस या नो पूछ रहा हूं मैं, यस या नो पूछ रहा हूं, तीनों का आंसर देना है बेटा, तीनों का आंसर देना है, तीनों का आंसर देना है फास्ट, सभी बच्चे मिलके। यस, दो असमान सदिशों का क्या रिजल्टेंट जीरो हो सकता है? नो, नहीं हो सकता, पहले में नहीं हो सकता। दो किसके लिए परिणामी सदिश शून्य हो सकते हैं? दो असमान सदिशों का शून्य हो सकता है क्या? यस, ठीक है। दूसरा देखिए बेटा, तीन समतलीय सदिश, अगर तीन वेक्टर एक प्लेन में है तो क्या उसका रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा? यस और नो? यस, 100% हो सकता है, यस हो सकता है सर, ठीक है। और लास्ट में आपका तीन असमतलीय सदिश, अगर तीन नॉन कोप्लेनर मतलब असमतलीय सदिश है तो क्या उनका रिजल्टेंट जीरो हो सकता है? नो, उनका रिजल्टेंट जीरो नहीं हो सकता। ये आपका एक बहुत ही अहम सवाल था, बहुत सारे बच्चों ने जवाब भी दिया है, शाबाश, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। क्लास में जब अटैच होकर रहोगे, जुड़ के रहोगे, मजा आएगा। अभी तो न्यूमेरिकल की शुरुआत ही नहीं हुई, अभी न्यूमेरिकल देखना, अभी एक के बढ़ के एक न्यूमेरिकल आपको क्लास में मिलेंगे, ठीक है, टेंशन ना लो, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। यहां पे देखिए, पहले में नहीं, दूसरे में यस और तीसरे में नो नो और इसमें आ गया आपका यस। अब आता है बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, यानी सदिशों का निरूपण कैसे हो उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। और सदिशों का निरूपण दो प्रकार से किया जा सकता है। देयर आर टू मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। वो दो मेथड कौन कौन से, उसी के अलग बात करते हैं। सबसे पहले आ जाएगा आपका ग्राफिकल मेथड और उसके बाद में मैथमेटिकली मेथड, यानी एक ग्राफ के रूप में अपन रिप्रेजेंट करेंगे। यस, और गजब सर, थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू, यस, थैंक यू सो मच, ठीक है। तो ये पहला ग्राफिकल मेथड आ जाएगा, दूसरा आपका मैथमेटिकली मेथड है। यानी ग्राफिकल मेथड और जो आपका मैथमेटिकल मेथड है वो क्या है? तो सबसे पहले मैं यहां पे ले रहा हूं बेटा ग्राफिकली मेथड, यानी ग्राफीय विधि। तो उसमें देखिए, तीर की लंबाई को उसका मैग्नीट्यूड, ये जो एरो है जितना बड़ा है उसका मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा होगा। ये उसका मैग्नीट्यूड देख रहे होंगे आप, यहाँ पे ये इसकी लंबाई है, वो मैग्नीट्यूड है, ये इसका टेल है और ये इसका हेड है। और अगर बात करें इसकी डायरेक्शन की, तो जो उसका सिर है, ये हेड, सॉरी टेल और ये हेड, ये इसका डायरेक्शन बताएगा, ये इसकी दिशा बताएगा, दिशा को निरूपित करता है। यही आपका ग्राफिकल मेथड रहेगा, जब ग्राफ बना के अपन इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद में दूसरा आता है बेटा मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन, यानी यहां पे अपन ले सकते हैं सीधा, ठीक है, यस, सीधा अगर अपन यहां पे लेते हैं गणितीय में, मतलब आपका निरूपण में, मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है, यस यस यस
हाँ, तो देखिए सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पे पहला आपका पॉइंट क्या है, यानी ग्राफी निरूपण कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे 2 कंपोनेंट हम बनाएंगे, 3 कंपोनेंट हम बनाएंगे, घटक बनाएंगे एक्स एक्स डायरेक्शन, वाई एक्स डायरेक्शन, जेड एक्स की डायरेक्शन में। तो यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें मैं समझा देता हूं, क्वेश्चन क्या बनेगा उस पर भी फोकस करेंगे। पहले एक बार डाउट क्लियर कर लेते हैं इसके, क्या कि घटक के रूप में, कंपोनेंट के रूप में अगर ए एक्स किसी सदिश का एक्स एक्स की दिशा में कंपोनेंट है, ए वाई किसी सदिश का वाई एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट है, ए जेड जेड एक्स की दिशा में अगर घटक हो, कंपोनेंट हो, देन उसको लिख सकते हैं इसी मेथड से, ए वेक्टर बराबर ए एक्स 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 की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई केप। तो ए वेक्टर बराबर ए एक्स आई केप, ए प्लस ए वाई जे केप प्लस ए जेड के केप, ये रहेगा आपका कंपोनेंट के रूप में। यानी कंपोनेंट के रूप में मैथमेटिकली आपका रिप्रेजेंटेशन रहेगा ए वेक्टर बराबर ए एक्स आई केप, ए वाई जे केप और ए जेड के केप। ये आपका घटकों के रूप में जो वेक्टर है उनको रिप्रेजेंट करने का मेथड आ जाएगा, जहां पे ए एक्स ए वाई और ए जेड आपके क्या रहेंगे, एक कंपोनेंट है एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्स की दिशा में, और उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए आई केप लगा दिया, जे केप लगा दिया और के केप लगा दिया, क्योंकि आई केप एक्स एक्स डायरेक्शन में, जे केप वाई एक्स डायरेक्शन में और के केप जेड एक्स डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करेगा। यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। और अगर इनका कोई रिजल्टेंट आपसे पूछ ले, परिणामी पूछ ले, तो भाई परिणामी निकालने का सीधा मेथड ये लगाएंगे हम। तो क्या याद रख लो, काम में आएगा आगे बहुत ज्यादा। मॉड ऑफ ए वेक्टर बराबर अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस आपका ए जेड का स्क्वायर, यही कॉन्सेप्ट आपके काम में आएगा, जिसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे बातें कर रहे हैं। ये रिजल्टेंट निकालने का कॉन्सेप्ट है कंपोनेंट का। अभी आगे हम बनाएंगे, ये तो ट्रेलर है, मूवी तो पूरा अभी आगे बाकी है पूरा का पूरा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा मेथड हम लगा रहे हैं यहाँ पे यूनिट वेक्टर का, यानी इकाई सदिश का। यूनिट वेक्टर का मेथड लगा रहे हैं, इकाई सदिश का मेथड लगा रहे हैं। वो इकाई सदिश का या यूनिट वेक्टर का मेथड क्या है उसी के बारे में बात करते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, इकाई सदिश विधि क्या है, यूनिट वेक्टर मेथड क्या है, कि अगर किसी सदिश को गणितीय रूप में प्रदर्शित करना चाहते हैं तो उस सदिश का मापांक को उसकी दिशा में इकाई सदिश से गुणा करके उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे बातें कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, बुला लो कि क्लास से फ्री हो रहे हैं, आ जाओ, ठीक है। तो अगर हम किसी सदिश को गणितीय रूप से प्रदर्शित करते हैं, मैंने क्या बोला, 2i केप, 2i केप ये क्या है भैया, यूनिट वेक्टर है, एक इकाई सदिश है। तो 2 उसका क्या है भाई मेरे, मैग्नीट्यूड। लेकिन i केप क्या बता रहा है, i केप बता रहा उसका डायरेक्शन, i केप बता रहा उसकी दिशा। तो यही आपका, जैसे मैंने कह दिया, जैसे मैंने बोला x और साथ में आई केप बोल दिया, यानी x कोई राशि है जिसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो और आई केप उसका डायरेक्शन बताएगा। तो इसको यूनिट वेक्टर की फॉर्म में भी देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले a अगर किसी सदिश का मैग्नीट्यूड है, ए केप उसका यूनिट वेक्टर होगा, इकाई सदिश होगा। तो भैया ये फॉर्मूला, सर जी ये फॉर्मूला हम पहले बढ़ा चुके हैं, अभी अभी टाइप्स ऑफ वेक्टर में हमने पढ़ा था, यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट है। तो आप ही ने बताया था कि ए केप बराबर आपका, यदि किसी सदिश में यानी ए वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड का, इसको मैग्नीट्यूड को ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर बटा ए। तो बेटा इसको क्रॉस प्रोडक्ट करके देख लो, ए वेक्टर बराबर ए और ये ए आई केप। क्या मैंने अभी ऐसे ही तो लिखा, मान लो कोई सदिश है ए, तो मैंने इसको क्या लिखा, 2i केप। तो ये सदिश मान लो आपका ए वेक्टर है और मैंने लिखा 2 और ये क्या लिख दिया, आई केप। तो भैया ये 2 तो क्या है, एक का काम है, ये इसका मैग्नीट्यूड है, 2 तो मैग्नीट्यूड है, लेकिन ये आई केप क्या है, आई केप यहाँ पे इसका डायरेक्शन है, जिसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे बात करें। ये आई केप क्या है, ये इसका डायरेक्शन है, एकांक सदिश का, जो पर्टिकुलर डायरेक्शन उसका रिप्रेजेंट करेगा। तो इस प्रकार से यूनिट वेक्टर की फॉर्म में इनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्लियर है बेटा मेथड यहां से, यस। अब बात करेंगे इसके आगे के कॉन्सेप्ट की, जो क्लास होगी हमारी कल। एक बार मैं बच्चों को बता देता हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आपका क्या, कि यहां से यूनिट एंड डायमेंशन के हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। अब बारी है उसकी प्रैक्टिस में आग लगाने की। आज शाम को अनअकैडमी के फ्री प्लेटफॉर्म पे 6 बजे
प्रैक्टिस करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन की। जिन बच्चों ने अनअकैडमी पे मुझे फॉलो नहीं किया है वो क्लासें बिल्कुल फ्री है, स्पेशल क्लासें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उससे फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके उसमें वो क्लासें आपको चलानी पड़ती है, ऐसे वो क्लासें नहीं चलती है। टॉपिक के साथ में प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है और वहां पे हम प्रैक्टिस करेंगे पोल के साथ में। तो उम्मीद करता हूं क्लास में कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे, डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे, मजा आया होगा। अभी तो विजुअल इफेक्ट तो भैया बाकी है, 1D 2D आएगा, सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, वर्क एनर्जी पावर, ग्रेविटेशन, कोलिजन, आग लगेगी, रोटेशनल मोशन। ये तो अभी शुरुआत है, मैंने कहा ना अभी तो शुरुआत है, देखिए आगे क्या क्या करते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। क्लास में पहली बार आए सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकन प्रेस करो, और अगर लाइक करना भूल गए गलती से भी कर दिया होगा, शेयर तैयार है लाइक करने के लिए, भूल गए तो लाइक बटन जरूर से दबा दीजिएगा। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को एक बार फिर से जय हिंद, वंदे मातरम।